दोस्तों, जिस माँ ने अपनी बेटी को स्टेशन पर तन्हा छोड़ दिया था, वहीं बेटी 18 साल बाद जब एसपी बनकर घर पहुंची। फिर जो हुआ, जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए, अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, रात का वक्त था। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, ट्रेनों की आवाज, चहल पहल, गाड़ियों के हॉर्न, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक माँ अपनी 7 साल की बेटी के साथ प्लेटफॉर्म के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी उदासी। उसकी गोद में बैठी छोटी बच्ची, जिसका नाम गुंजन था, बार बार अपनी माँ की ओर देखती और मासूमियत से पूछती, माँ, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? लेकिन माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपनी बेटी को बाहों में कसकर चुपचाप सीने से लगा लिया। तभी अचानक ट्रेन की सीटी बजी। माँ ने अपनी आंखें पोंछी, गुंजन के सिर पर हाथ फेरा, फिर उसके छोटे छोटे नन्हे हाथों में एक चॉकलेट रख दी। बेटा, ये खाओ, मैं बस अभी आती हूँ, उसने कांपते होठों से कहा। गुंजन ने मासूमियत से सिर हिलाया और चॉकलेट खोलने लगी। इसी बीच माँ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, माँ भीड़ में गुम हो गई। कुछ ही पलों में गुंजन को एहसास हुआ कि उसकी माँ कहीं चली गई है। उसने इधर उधर देखा, चिल्लाई, मामा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग उसे रोते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी माँ जा चुकी थी, उसे अनजान दुनिया में अकेला छोड़कर। वह डर से कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। स्टेशन पर काफी देर रोने के बाद आखिरकार एक पुलिस कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ी। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन गुंजन बस रोते हुए अपनी माँ को पुकार रही थी। कांस्टेबल ने गहरी सांस ली और उसे गोद में उठाकर थाने ले गया। वहां से उसे पास के एक सरकारी अनाथालय में भेज दिया गया। अनाथालय का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया और अजनबी था। 7 साल की मासूम, जो अभी तक अपनी माँ की गोद में खेलती थी, अब अचानक ऐसी जगह आ गई थी जहां कोई उसे अपने सीने से लगाने वाला नहीं था। वहां रहने वाले बाकी बच्चे भी अनाथ थे, लेकिन गुंजन को उनके बीच घुलने मिलने में वक्त लगा। हर रात सोने से पहले वह अपनी माँ को याद करके रोती, लेकिन कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं था। यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, साफ सफाई करना, कड़े अनुशासन में रहना, यह सब उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अगर कोई गलती करता तो उसे सजा मिलती। गुंजन को शुरू में समझ नहीं आता था कि यह सब क्यों हो रहा है। वह बस यही सोचती थी कि उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों चली गई। क्या वह उससे प्यार नहीं करती थी? क्या वह इतनी बुरी थी कि उसकी माँ उसे साथ नहीं रखना चाहती थी? ये सवाल हर रात उसे तड़पाते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकती। उसे खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि एक दिन उसकी माँ खुद उससे मिलने आए। उसे अब पढ़ाई में रुचि आने लगी। वह अपने स्कूल में सबसे तेज थी। टीचर भी उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते। एक दिन अनाथालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता आई। उन्होंने देखा कि गुंजन पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका दिया जाए। उनकी कोशिशों के चलते गुंजन को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उसकी दुनिया बदलने लगी थी। वह अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, माँ ने मुझे क्यों छोड़ा? गुंजन जब 10वीं कक्षा में आई, तब तक उसने जिंदगी के असली संघर्ष को समझ लिया था। बचपन से ही उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अपनी माँ का साथ छूटना, अनाथालय में कठोर अनुशासन झेलना, समाज की बेरुखी देखना। लेकिन इन सब ने उसे कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उसने इन तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया था।
अब उसका एक ही सपना था, इतना बड़ा बनना कि दुनिया उसे सम्मान की नजर से देखे और अपनी माँ से यह सवाल कर सके कि उसे स्टेशन पर छोड़ने की वजह क्या थी। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने क्लास में पूछा, बच्चों, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर और किसी ने बिजनेसमैन बनने की इच्छा जताई। लेकिन जब गुंजन की बारी आई तो उसने बिना हिचकिचाए अपनी ख्वाहिश बताई। उसकी इस बात पर पूरी क्लास हंसने लगी। कुछ ने मजाक उड़ाया, अनाथ लड़की आई है, ये एसपी कैसे बनेगी? कुछ ने ताने दिए, पहले खुद को संभाल लो फिर देश संभालने के सपने देखना। लेकिन गुंजन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे दुनिया की हर नकारात्मक सोच से ऊपर उठना होगा। उसने दिन रात पढ़ाई करने का फैसला किया। पास महंगे कोचिंग क्लासेस का सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास खुद पर भरोसा था। वह स्कूल के बाद लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ती, नोट्स बनाती, कठिन सवालों को हल करती। अनाथालय के कड़े नियमों के बावजूद उसने अपने सपने को मरने नहीं दिया। जब बाकी बच्चे खेलते, वह किताबों में डूबी रहती। जब दूसरे बच्चे सो जाते, वह देर रात तक स्टडी टेबल पर बैठी रहती। 12वीं कक्षा में उसने जिले में टॉप किया। उसका नाम अखबारों में छपा और कई लोगों ने उसकी मेहनत की सराहना की। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ पहला कदम था। इसके बाद उसने दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहीं से यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। यह सफर आसान नहीं था। पैसों की तंगी थी, अकेलापन था, समाज के ताने थे। लेकिन गुंजन रुकी नहीं। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब यूपीएसएससी के नतीजे घोषित हुए तो उसका नाम टॉप 10 में था। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए रिजल्ट देखा। यह खुशी के आंसू थे। दुनिया जिसने उसे अनाथ समझा था, आज वही उसे एसपी कहने वाली थी। यूपीएसएससी परीक्षा में टॉप करने के बाद गुंजन की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां कभी उसकी मां ने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया था। यह संयोग नहीं था, यह किस्मत का खेल था। लेकिन गुंजन के लिए यह पोस्टिंग सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं थी, यह उसके अतीत से सामना करने का मौका भी था। अब वह एक एसपी बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी मां आज भी वहीं है? क्या वह मुझे पहचान पाएगी? जैसे ही उसने जिले का चार्ज संभाला, उसने सबसे पहले अपने जन्म की जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने अपने पुराने अनाथालय के रिकॉर्ड खंगाले, पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट निकाली और रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करवाई। आखिरकार उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। उसकी मां आज भी उसी शहर में रहती थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। गुंजन ने पता लगाया कि उसकी मां, जिसका नाम सुनंदा था, स्टेशन के पास ही एक झुग्गी में रहती थी। वह एक छोटा सा काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह आज भी हर दिन स्टेशन के उसी कोने में जाकर बैठती थी जहां उसने गुंजन को छोड़ा था। लोग कहते थे कि वह किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन कभी कुछ नहीं बताती। ये जानकर गुंजन का दिल बैठ गया। जिस मां को उसने अपने जीवन से निकाल दिया था, जिसे वह खुदगर्ज समझती थी, वह आज भी शायद उसे याद कर रही थी। लेकिन सवाल यह था, अगर वह मुझे इतना चाहती थी तो फिर उसने मुझे स्टेशन पर अकेला क्यों छोड़ा? यह सवाल उसके मन को झकझोर रहा था। अगले ही दिन गुंजन ने अपने स्टाफ से कहा कि उसे बिना बताए शहर का दौरा करना है। बिना किसी सरकारी गाड़ी या तामझाम के वह साधारण कपड़ों में स्टेशन के पास पहुंची। वहां उसने देखा, एक दुबली पतली, उम्र से पहले बूढ़ी हो चुकी और कमजोर सी महिला एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरे पर एक दर्द छिपा था। वही दर्द जो शायद 18 साल पहले उसकी आंखों में था। गुंजन कुछ पलों तक खामोश खड़ी रही। उसका गला सूख गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कदम आगे बढ़ाए और कांपती आवाज में कहा, मां। जैसे ही यह शब्द सुनंदा के कानों में पड़े, उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखों ने सामने खड़ी लड़की को देखा। वह एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसने गुंजन की आंखों में झांका, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। गुंजन के मन में एक ही सवाल था, मुझे स्टेशन पर छोड़ने की वजह क्या थी? और अब इस सवाल का जवाब उसकी मां को देना था। गुंजन की आवाज सुनते ही सुनंदा कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह किसी छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी। इतने सालों बाद अपनी बेटी को सामने देखकर उसकी भावनाएं बेकाबू हो गई थीं। वह कुछ कहना चाह रही थी,
लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और शब्द जैसे गले में अटक गए थे। गुंजन वहीं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। माँ, मुझे स्टेशन पर क्यों छोड़ा था? उसकी आवाज में दर्द था, सवाल था और एक उम्मीद थी कि उसे आज अपने बचपन की सबसे बड़ी सजा का जवाब मिलेगा। सुनंदा की आंखों में पछतावे की लहरें उमड़ पड़ीं। उसने कांपते हुए गुंजन के चेहरे को अपने कांपते हाथों से छूने की कोशिश की, लेकिन हिचकिचा रही थी। वह खुद एक बेसहारा औरत, क्या वह अपनी बेटी को छूने लायक भी थी? बेटा गुंजन, माँ ने बहुत मुश्किल से बोलना शुरू किया। मैंने तुझे छोड़ा नहीं था, मैंने तुझे बचाया था। गुंजन चौंक गई। उसने अपने आंसू पोंछे और माँ की आंखों में देखा। बचाया? किससे माँ? सुनंदा ने गहरी सांस ली और 15 साल पुरानी एक भयानक कहानी कहनी शुरू की। तेरा पिता बहुत ही निर्दयी इंसान था। वह शराबी था, जुआरी था और अक्सर मुझ पर हाथ उठाता था। जब तू पैदा हुई, तब मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह और ज्यादा गुस्सैल हो गया। उसे बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। जब तू 5 साल की थी तो उसने तुझे मारने की धमकी दी। गुंजन का दिल धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी के पीछे इतना कड़वा सच छिपा होगा। उस रात जब मैंने तुझे स्टेशन पर छोड़ा, वह दरअसल मेरी आखिरी उम्मीद थी। सुनंदा ने रोते हुए कहा। तेरा पिता तुझे मारने के लिए घर आया था। मुझे पता था कि अगर मैं तुझे अपने साथ रखूंगी तो वह हम दोनों को मार देगा। इसलिए मैंने तुझे बचाने के लिए स्टेशन पर छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि कोई अच्छा इंसान तुझे अपना लेगा। मैं तुझे वापस लेने आई थी बेटा, लेकिन जब तक मैं लौटी तू वहां नहीं थी। गुंजन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। तो क्या उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया था? लेकिन अब सवाल यह था, उसके पिता कहाँ थे? क्या वह अब भी जिंदा था? और क्या उसने कभी गुंजन को ढूंढने की कोशिश की? गुंजन के दिमाग में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसकी माँ की बातें सुनकर उसका दिल पिघलने लगा, लेकिन साथ ही एक और सवाल उसके अंदर उबल रहा था। अगर मेरी माँ सच कह रही है तो फिर मेरे पिता कहाँ हैं? क्या वह अब भी जिंदा है? और अगर वह इतने ही क्रूर थे तो क्या उन्होंने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? गुंजन ने अपनी माँ के हाथ थामे और गहरी सांस लेते हुए पूछा, माँ, क्या वह अब भी जिंदा है? माँ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा हो। फिर उसने कांपते हुए कहा, हाँ, वह अब भी जिंदा है और तुझे ढूंढने की कोशिश भी की थी। ये सुनते ही गुंजन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज तेज हो गई। उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन क्यों? जब उसने खुद ही मुझे मारने की धमकी दी थी, तो फिर अचानक से मुझे खोजने की क्या जरूरत पड़ गई? माँ ने दर्द भरी सांस ली और बोली, बेटा, जब तू अनाथालय में थी, तब उसने बहुत कोशिश की कि तुझे वापस पा सके, लेकिन उसकी मंशा ठीक नहीं थी। वह तुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहा था कि वह तुझसे प्यार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। गुंजन का दिमाग सन्न रह गया। पैसों की जरूरत थी? हाँ, माँ ने सिर झुकाते हुए कहा। तेरे पिता की शराब और जुए की लत इतनी बढ़ गई थी कि वह पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। उसने अपनी सारी जमीन, घर और गहने बेच दिए थे। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने तुझे बेचने की योजना बनाई। गुंजन की सांसें थम गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हाँ बेटा, मां ने रोते हुए कहा। उसने एक बार मुझसे कहा था कि वह तुझे किसी अमीर आदमी के घर नौकरानी के तौर पर बेच देगा, और अगर उन्हें तू पसंद आई तो वे तुझे गोद भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ एक बहाना था। वह तुझे भेजकर बस अपने कर्ज उतारना चाहता था। गुंजन का पूरा शरीर गुस्से और दर्द से कांपने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिस पिता के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी, उसने उसकी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद करने की कोशिश की थी। तो फिर क्या हुआ माँ? उसने मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाया? सुनंदा ने आंसू पोंछते हुए कहा। भगवान का शुक्र है कि अनाथालय ने तुझे गोद नहीं दिया और तुझे सुरक्षित रखा। लेकिन जब तेरा पिता तुझे पाने में नाकाम रहा तो वह और गुस्से में आ गया। वह मुझे मारने आया था। उस दिन मैंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और स्टेशन के पास छुप गई। गुंजन अब तक सब कुछ समझ चुकी थी। उसकी माँ ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वह मजबूर थी, बल्कि इसलिए कि उसकी जान बचानी जरूरी थी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या उसका पिता अभी भी उसी शहर में था?
और अगर हाँ, तो क्या वह अब भी उतना ही खतरनाक था? गुंजन जान चुकी थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अभी कुछ और छुपे हुए राज सामने आने बाकी थे। गुंजन की आंखों में अब नफरत और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। उसे अब अपने पिता के बारे में पूरी सच्चाई जाननी थी। क्या वह अब भी जिंदा था? अगर हाँ, तो क्या वह अब भी वैसे ही क्रूर और स्वार्थी था, या फिर समय ने उसे बदल दिया था? उसने तुरंत अपने सचिव से कहा, मुझे इस शहर में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। उसका नाम है कैलाश। उम्र लगभग 55 से 60 साल होगी। एक समय पर वह शराब और जुए का आदी था। ढूंढो, देखो कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। मुझे हर एक जानकारी चाहिए। सचिव थोड़ी देर में लौट आया। मैडम, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। गुंजन की सांसें तेज हो गईं। वह टेबल पर झुककर बोली, बताओ। सचिव ने फाइल खोलते हुए कहा, कैलाश अब भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। कई साल पहले उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी थी। उसने कुछ लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन चुका नहीं पाया। वे लोग उसे मारने आए तो वह डर के मारे शहर छोड़कर भाग गया। गुंजन हैरान थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि सचिव ने आगे बताया, लेकिन कुछ साल बाद जब उसे लगा कि अब कोई उसे नहीं मारेगा, तो वह वापस इसी शहर में लौट आया। अब वह मंदिर के बाहर भीख मांगकर जी रहा है। लोग कहते हैं कि वह अक्सर शराब के नशे में पड़ा रहता है और बेबुनियाद बातें करता है। गुंजन के मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। जिस आदमी ने कभी अपनी ही बेटी को बेचने की योजना बनाई थी, आज वह खुद भीख मांगने पर मजबूर था। क्या यह किसी ईश्वर का न्याय था? लेकिन गुंजन को अभी भी एक सवाल का जवाब चाहिए था। क्या उसने कभी अपनी पत्नी, यानी मेरी मां को ढूंढने की कोशिश की? सचिव ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, जब उसने अपनी पत्नी खो दी तो वह पूरी तरह अकेला हो गया। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। हाँ, एक बात जरूर अजीब है। लोग कहते हैं कि जब भी वह ज्यादा नशे में होता है, तो वह किसी का नाम लेता है और रोता है। गुंजन ने तुरंत पूछा, किसका नाम? सचिव ने धीरे से जवाब दिया, गुंजन। यह सुनते ही गुंजन का दिल धड़क उठा। क्या वह मेरा नाम लेता है? सचिव ने सिर हिलाया। हाँ, लोग कहते हैं कि जब वह बहुत ज्यादा शराब पी लेता है तो वह बार बार कहता है, मुझे माफ कर दो गुंजन, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन जब होश में आता है तो कुछ भी याद नहीं रहता। गुंजन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। क्या उसका पिता सच में अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा था, या फिर यह सिर्फ नशे का असर था? लेकिन अब उसने एक फैसला कर लिया था। उसे अपने पिता से मिलना था। उसे खुद उसकी आंखों में देखकर यह जानना था कि क्या वह अपनी गलतियों को सच में महसूस करता है, या फिर यह सब महज एक नशे का असर है। और इस फैसले के साथ गुंजन अगले ही दिन उस मंदिर के बाहर पहुंच गई जहां कैलाश भीख मांगता था। अगले दिन सुबह गुंजन बिना किसी सुरक्षा के सादे कपड़ों में उस मंदिर के बाहर पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जिस इंसान ने उसे मारने की धमकी दी थी, जिसने उसे बेचने की योजना बनाई थी, आज वही शख्स भीख मांगने पर मजबूर था। क्या यह सच में ईश्वर का न्याय था? मंदिर के गेट पर ही उसने एक दुबला पतला मैला कुचला आदमी देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी महीनों से नहीं बनी थी, और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। वह कोई और नहीं, बल्कि कैलाश ही था, गुंजन का पिता। वह एक फटी हुई चादर ओढ़े जमीन पर बैठा था और कांपते हाथों से अपना कटोरा आगे किए हुए आने जाने वालों से भीख मांग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, शायद नशे की वजह से। वह अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था, मुझे माफ कर दो गुंजन, मुझे माफ कर दो। गुंजन के कदम ठिठक गए। क्या यह वही आदमी था जिसने कभी उसे इस दुनिया से मिटाने की कोशिश की थी? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खुद को संभाले हुए उसके पास पहुंची और धीरे से कहा, कैलाश। कैलाश ने सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने फिर से वही शब्द दोहराए, मुझे माफ कर दो गुंजन, मुझे माफ कर दो। गुंजन का गुस्सा उबलने लगा। वह अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने थोड़ा झुककर तेज आवाज में कहा, कैलाश, आंख खोलो और देखो, तुम्हारी गुंजन तुम्हारे सामने खड़ी है। कैलाश के शरीर में एक झटका सा लगा। उसने धीरे धीरे अपनी धुंधली आंखें खोलीं और सामने देखा। कुछ पल के लिए वह गुंजन को पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गुंजन की आंखों से मिली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तू तो मेरी गुंजन है,
वह कांपते हुए बोला। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। गुंजन के अंदर मिश्रित भावनाएं थीं। गुस्सा, दुख, नफरत और एक अनकही करुणा। उसने कड़े शब्दों में कहा, हाँ, मैं वही गुंजन हूं जिसे तुमने मारने की धमकी दी थी, जिसे तुमने बेचने की योजना बनाई थी, जिसे मेरी माँ ने बचाने के लिए स्टेशन पर छोड़ दिया था। कैलाश सुन्न हो गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत पाप किए हैं। भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी। लेकिन गुंजन की आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, अब माफी मांग रहे हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे दगा दिया। जब मेरी माँ तुम्हारी पिटाई से बचने के लिए स्टेशन पर रातें गुजार रही थी, तब तुम्हें उसका दर्द क्यों नहीं दिखा? कैलाश फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हाथों से गुंजन के पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन गुंजन ने एक कदम पीछे कर लिया। बेटा, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अंधा हो गया था। मुझे पैसे और शराब के सिवा कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब मैंने सब कुछ खो दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि असली दौलत तो परिवार होता है। गुंजन के दिल में हल्की सी टीस उठी, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शब्द नहीं, कर्मों का हिसाब था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में एहसास है तो एक आखिरी काम करो। मेरी माँ से माफी मांगो, जिस महिला ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। तुमने उसी का जीवन नर्क बना दिया। कैलाश ने रोते हुए सिर झुका लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं सुनंदा से माफी मांगूंगा, लेकिन क्या वह मुझे माफ करेगी? अब समय आ गया था कि कैलाश का सामना अपनी पत्नी से हो। क्या सुनंदा उसे माफ कर पाएगी, या फिर वह अपने अतीत की पीड़ा से आगे नहीं बढ़ पाएगी? कैलाश की आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन गुंजन के दिल में अब भी दर्द था। वह जानती थी कि माफ कर दो कह देने से वह सारे जुल्म मिट नहीं सकते जो उसकी माँ ने सहे थे। लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि उसकी माँ अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो जाए। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह कैलाश को अपनी माँ के सामने ले जाएगी। शाम को गुंजन कैलाश को लेकर अपने घर पहुंची। माँ अपने कमरे में बैठी भगवान की पूजा कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही चेहरा था जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी। कैलाश को देखकर सुनंदा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण था। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यह यहाँ क्या कर रहा है? गुंजन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, माँ, ये माफी मांगने आया है। सुनंदा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अब भी कठोर बनी रही। उसने कांपते हुए कहा, जिस आदमी ने मेरी बेटी को बेचने की कोशिश की, जिसने मुझे बेरहमी से पीटा, जिसने हमें इस दुनिया में बेसहारा छोड़ दिया, वह आज माफी मांगने आया है। कैलाश ने रोते हुए अपने कांपते हाथ जोड़े और कहा, सुनंदा, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत है, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को खो दिया, जब मैंने सब कुछ गंवा दिया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि असली दौलत क्या होती है। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, तो मैं उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार मेरे दिल की बात सुन लो। सुनंदा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कांपते होठों से कहा, अगर माफी इतनी आसान होती तो इस दुनिया में कोई भी पापी नहीं कहलाता। गुंजन समझ सकती थी कि उसकी माँ के लिए यह कितना मुश्किल था। उसने धीरे से माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि यह दर्द तुम्हारे अंदर हमेशा बना रहे? माफ कर देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह तुम्हें और मजबूत बनाता है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि यही आदमी था जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी, लेकिन अब यह टूट चुका था, बिखर चुका था। कुछ पलों की खामोशी के बाद माँ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। कैलाश फूट फूट कर रोने लगा। वह सुनंदा के पैरों में गिर गया, लेकिन उसने उसे सहारा देकर उठा लिया। लेकिन तभी सुनंदा ने गंभीर स्वर में कहा, माफी देने का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगी। जो बीत गया उसे मैं दोबारा अपने जीवन में नहीं लाना चाहती। लेकिन अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो,
तो अपने प्रायश्चित करो। किसी अनाथालय में जाओ, सेवा करो, अपना बाकी जीवन अच्छाई में बिताओ। कैलाश ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि सुनंदा का यह निर्णय सही था। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद कैलाश ने एक बड़ा फैसला लिया। वह शहर छोड़कर एक अनाथालय में सेवा करने चला गया, जहां उसने अपने बाकी जीवन को अनाथ बच्चों की मदद में समर्पित करने की कसम खाई। सुनंदा और गुंजन ने भी अब अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया। समय बीतता गया। गुंजन अपनी माँ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी और कैलाश एक अनाथालय में बच्चों की सेवा करके अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।